लंदन साल 1930। भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कमरे में बड़े बड़े नाम हैं और भविष्य के भारत की कह सकते हैं एक रूपरेखा तय हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी है जो सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं बल्कि सामाजिक आजादी की भी मांग कर रही है। ये आवाज है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत की कुल आबादी के लगभग 5वें हिस्से यानी 4.5 करोड़ दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो उसी कॉन्फ्रेंस में दिए गए डॉक्टर अम्बेडकर के भाषणों और तर्कों का एक संग्रह है। और हमारा मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए राजनीतिक सत्ता सिर्फ एक कुर्सी क्यों नहीं थी, बल्कि सदियों के जुल्म से मुक्ति का एकमात्र रास्ता क्यों थी। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो यहाँ किसी एक समुदाय की तरफ से नहीं बल्कि 4.5 करोड़ लोगों का नजरिया रखने आए हैं। और उन्होंने अपने लोगों की स्थिति का जो वर्णन किया वो सुनने में भी बहुत तकलीफदेह है। उन्होंने कहा कि उनकी हालत दास और गुलाम के बीच की है, जिन्हें छूने तक की मनाही है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। हमें ये समझना होगा कि एक समय था जब दलित वर्ग अंग्रेजों को एक तरह से मुक्तिदाता के तौर पर देखते थे। उन्हें लगता था कि रूढ़िवादी हिंदू समाज के अत्याचार से शायद अंग्रेज ही उन्हें बचा सकते हैं। हाँ। उन्होंने तो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। उनके लिए ये साम्राज्य जीतने में मदद की। बिल्कुल। लेकिन 150 साल बाद वही दलित वर्ग ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब जिन्हें वो अपना रक्षक समझ रहे थे, उन्हीं से मोहभंग क्यों हो गया? बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब खुद दिया, और एक बड़ी कमाल की मिसाल के साथ। बताइए। उन्होंने ब्रिटिश शासन की तुलना की एक चीनी दर्जी से। एक दर्जी से? हाँ, जिसे पैटर्न के तौर पर एक पुराना फटा हुआ कोट दिया गया। और उस दर्जी ने बड़ी शान से उसकी हूबहू नकल बना दी। अच्छा। जिसमें फटे हुए हिस्से और पैबंद भी शामिल थे। वाह, क्या जबरदस्त सोपिया है। यानी अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को जैसा पाया वैसा का वैसा ही बनाए रखा, उसकी सारी बुराइयों के साथ। सही पकड़ा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, अंग्रेजों से पहले हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या हम अब कर सकते हैं? हम पुलिस या सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या ये रास्ते अब हमारे लिए खुले हैं? और 150 साल के शासन के बाद भी इन सभी सवालों का जवाब था एक बड़ा नहीं। तो उनका गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं था कि चीजें बदली नहीं, बल्कि इस पर था कि अंग्रेजों ने बदलने की नियत ही नहीं दिखाई। और उससे भी ज्यादा उनका मुख्य तर्क ये था कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या को सुलझाने में सिर्फ उदासीन नहीं बल्कि पूरी तरह से अक्षम है। अक्षम क्यों? इसकी उन्होंने 2 वजह बताई। पहली, सत्ता में बैठे लोगों के अपने हित थे। वो जमींदारों और पूंजीपतियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। और दूसरी वजह, उन्हें समाज के रूढ़िवादी तबके से बाहरी प्रतिरोध का डर था। मतलब वो जानते थे कि समस्या क्या है, लेकिन वो हस्तक्षेप करने से डरते थे। तो यहीं से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आप कोई भारी शक्ति नहीं बल्कि हमें खुद अपने हाथ में सत्ता लेनी होगी। बिल्कुल। यहीं से वो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार की बात आई होगी। बिल्कुल। उन्होंने साफ देख लिया था कि जो सरकार खुद समस्या का हिस्सा हो वो समाधान नहीं दे सकती। इसीलिए समाधान केवल एक ही था, राजनीतिक शक्ति। तो समस्या तो साफ थी, लेकिन समाधान क्या था? सिर्फ अंग्रेजों को हटा देना और उनकी जगह भारतीय नेताओं को बिठा देना? क्या इतना काफी था? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, दलित वर्गों की समस्या तब तक कभी हल नहीं होगी जब तक कि उन्हें अपने हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं मिल जाती। उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि यह केवल एक सामाजिक या धार्मिक समस्या है। उनके लिए ये एक राजनीतिक समस्या थी। हाँ, और इसका समाधान भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ही हो सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सीधी सीधी कह रहे थे कि सिर्फ किसी की सद्भावना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। और यहीं पर एक डर भी था जिसे उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। कई दलितों के लिए स्वराज का विचार ही डरावना था। डरावना? हाँ, उन्हें डर था कि ब्रिटिश राज जाने के बाद कहीं पुरानी और ज्यादा दमनकारी व्यवस्था वापस न आ जाए।
ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ये जोखिम उठाने को तैयार थे। तो जरूर कोई शर्त रही होगी। हाँ, और वो शर्त ही उनके पूरे तर्क का आधार थी। शर्त ये थी कि दलितों की समस्याओं का समाधान भविष्य के भारतीय शासकों की सहानुभूति और सद्भावना की फिसलती रेत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सहानुभूति की फिसलती रेत, वाह! मतलब समाधान को ठोस पत्थर की लकीर की तरह संविधान का हिस्सा बनना होगा। किसी के रहमो कर्म पर नहीं रहना था। अधिकार चाहिए थे, भीख नहीं। बिल्कुल। उन्होंने एक और शक्तिशाली तर्क दिया, जिसके पास कब्जा होता है वो कब्जे से बाहर वाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। और इतिहास गवाह है कि सत्ता में बैठे लोग शायद ही कभी अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ते हैं। तो अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, उन्हें छीनना पड़ेगा। सिस्टम का हिस्सा बनकर। बिल्कुल, राजनीतिक मशीनरी का हिस्सा बनकर, सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाकर ही मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं थी। उनके दिमाग में इसका एक पूरा खाका था कि ये सुरक्षा उपाय असल में दिखेंगे कैसे। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था। उनकी मांगों को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता था। पहला और सबसे जरूरी था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, वे चाहते थे कि संविधान में साफ साफ लिखा जाए कि अस्पृश्यता किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अवैध है। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक गुलामी की जड़ पर सीधी चोट थी। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा था कानूनी सुरक्षा। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। सोशल बॉयकॉट के खिलाफ। हाँ, उन्होंने बॉम्बे सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। उसमें बताया गया था कि कैसे अच्छे कपड़े पहनने या जमीन का एक टुकड़ा खरीदने पर भी अच्छा, पूरे के पूरे समुदाय का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाता था। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। क्या उस वक्त इस तरह के सामाजिक बहिष्कार को एक दंडनीय अपराध मानना ये अपने आप में क्रांतिकारी नहीं था? क्योंकि तो सदियों से समाज का नियम बना हुआ था। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी था। ये समाज के अनलिखे नियमों को सीधे सीधे देश के कानून से चुनौती देना था। इसके बाद तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण मांग थी विधानसभा में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, और ये प्रतिनिधित्व नामांकन यानी नॉमिनेशन से नहीं बल्कि चुनाव से होना चाहिए। नामांकन के तरीके को तो उन्होंने घृणित बताया था। घृणित क्यों? क्योंकि इससे सरकार के वफादानी चुने जाते थे, जनता के असली प्रतिनिधि नहीं। बिल्कुल सही, वो असली आवाज चाहते थे, सरकारी कठपुतलियां नहीं। और चुनाव के तरीके पर उनकी एक बहुत गहरी शर्त थी, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या शर्त थी? उन्होंने कहा कि अगर वयस्क मताधिकार यानी हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलता है तो वे संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर मताधिकार संपत्ति या शिक्षा जैसी चीजों तक सीमित रहता है तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहिए होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ दलित वोटर ही दलित उम्मीदवारों को वोट देंगे, ताकि उनके प्रतिनिधि बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी पर निर्भर न रहें। एकदम से ये एक तरह की सेफ्टी वॉल्व थी कि अगर सबको बराबरी का हक नहीं मिलता तो कम से कम हमारे लोगों के राजनीतिक अधिकार तो सुरक्षित रहें। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की मांग की। सभी सार्वजनिक सेवाओं, विशेषकर पुलिस और सेना में दलित वर्गों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। पुलिस और सेना? हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 1892 में एक नियम बनाकर उन्हें सेना से लगभग पूरी तरह बाहर कर दिया गया था, जबकि उससे पहले उन्होंने ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में सेवा दी थी। और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं थी, है ना? हाँ, ये सत्ता के उन अंगों में हिस्सेदारी की बात थी जहां से असल ताकत आती है। बिल्कुल, ये सिर्फ रोजगार नहीं, शक्ति के समीकरण को बदलने की मांग थी। और आखिर में दो और बड़ी मांगे थीं। जी। एक, दलितों के कल्याण की देखरेख के लिए भारत सरकार में एक समर्पित विभाग और एक मंत्री होना चाहिए। और दूसरा, सरकार की सामान्य नीति को आकार देने के लिए कैबिनेट में भी प्रतिनिधित्व का नैतिक अधिकार मिलना चाहिए। वाह, ये तो पूरा का पूरा एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बनाने जैसा है संविधान के अंदर ही। ये सिर्फ शिकायतें नहीं थीं, ये एक पूरा का पूरा वैकल्पिक ढांचा था। यही उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि बिना इन ठोस संवैधानिक सुरक्षा के आजादी का मतलब सिर्फ शासकों का बदलना होगा। शासन की दमनकारी सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इन सब मांगों में जो वोट का अधिकार था, यानी मताधिकार, वो सबसे अहम था।
और इस पर मताधिकार समिति यानी फ्रेंचाइज कमेटी में बहस भी सबसे तीखी हुई होगी। हाँ, और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा तर्क दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की संरचना एक सीधे खड़े खंबे जैसी नहीं है। जिसे आप कहीं से भी काटें तो हर समुदाय का बराबर हिस्सा मिलेगा। नहीं, बल्कि ये एक के ऊपर एक रखी हुई समानांतर परतों जैसा है, जैसे एक टावर। एक के ऊपर एक रखी परतें, मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और ऐसे ही सबसे नीचे दलित। अब अगर आप कहते हैं कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके पास संपत्ति या शिक्षा है, तो आप अनिवार्य रूप से केवल ऊपरी जातियों को ही सारी राजनीतिक शक्ति सौंप देंगे। बिल्कुल, क्योंकि निचली जातियों के पास सदियों से न संपत्ति इकट्ठा करने का मौका था, न शिक्षा पाने का अधिकार। वाह, ये तो पूरे तर्क को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसने तो संपत्ति या शिक्षा पर आधारित वोटिंग के तर्क की बुनियाद ही हिला दी होगी। ये तो सीधे सीधे कह रहा था कि आपका मेरिट का पैमाना ही भेदभावपूर्ण है। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मताधिकार को एक तोहफा या इनाम नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का अधिकार बताया। आत्मरक्षा का अधिकार। हाँ। उनका तर्क था कि अगर कानून बनाने वाली संस्था आपकी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करने वाली है, तो हर उस व्यक्ति के पास उस कानून के खिलाफ खुद का बचाव करने की शक्ति होनी चाहिए जो उससे प्रभावित होगा। और वोट वही शक्ति है। वो एक जरूरी हथियार है। तो मताधिकार सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का हथियार था। और इसी तर्क को उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग से भी जोड़ा होगा। सीधे तौर पर जोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय तब तक संयुक्त निर्वाचक मंडल के लिए सहमत नहीं होगा जब तक कि उसे वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपनी सामाजिक शक्ति के बराबर चुनावी शक्ति का आश्वासन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर वोट देने का अधिकार ही कुछ लोगों तक सीमित रहेगा, तो संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीट पर खड़ा अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी जीतने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के वोटों पर निर्भर हो जाएगा। और ऐसे में वो कभी भी अपने लोगों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, वो हमेशा बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश करेगा। तो इन दस्तावेजों की गहराई में उतरकर ये बात एकदम साफ हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए लड़ाई सिर्फ भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की नहीं थी। यह एक ऐसी आजादी के लिए थी जो हर नागरिक के लिए, विशेषकर सबसे उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए सार्थक हो। एक ऐसी आजादी जिसमें सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल हो। हाँ। इन सारी बहसों का सार यही था कि सिर्फ शासकों का चेहरा बदलना काफी नहीं है। हाँ। शासन की पूरी संरचना और शक्ति का केंद्र बदलना होगा। जब तक सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं आती जिनके हित मौजूदा व्यवस्था को बदलने में है, तब तक कोई भी वास्तविक जमीनी बदलाव संभव नहीं है। ये एक कड़वा सच था जिसे वो उस समय कह रहे थे। बिल्कुल। और ये बात हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। किसी देश की आज़ादी का मतलब ही क्या है जब उसी देश के करोड़ों लोग उस आज़ादी से ही डरने लगें और उस तथाकथित आज़ादी से खुद को बचाने के लिए शर्तें रखने पर मजबूर हो जाएं, इस डर से कि कहीं ये अत्याचार का एक नया और ज़्यादा भयानक रूप न बन जाए।